हेलो एवरीवन। ये आज हम लोग क्लास 7 की बुक है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि इतिहास की बुक है। आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो बच्चों, सबसे पहले हम सभी ये जान ले मित्रों कि संसार के प्रत्येक देश का इतिहास प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, जिसको हम लोग मध्यकाल को मध्ययुग भी बोलते हैं, और आखिरी जो भाग है या आखिरी जो काल है वो है आधुनिक काल। तो ये जो है ईसा की 8वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी के मध्य के समय, जो बीच का जो समय है वो हमारा मध्यकाल के दौरान आता है। ठीक। और इन शताब्दियों के बीच के समय को मध्यकाल के रूप में निर्धारित करने के कुछ विशेष कारण भी अपने हैं। तो इन काल के दौरान हर एक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक जो भी क्षेत्र रहे हों, वहाँ पे इन तरह के काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। उसी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में पढ़ेंगे कि मानचित्र का किस तरह लोगों ने प्रयोग करना सीखा। और ये जो हम लोग अपने ही चैप्टर में पहला नंबर मानचित्र जो देख रहे हैं, इसमें 12वीं शताब्दी का ये जो मानचित्र है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे कि 12वीं शताब्दी के भूगोल वेत्ता अल इदरीसी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इन्होंने इस मानचित्र को बनाया जो कि हमारे दुनिया का, इस विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को दिखाया गया है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को माना जा रहा है। इसमें अगर आजकल हम लोग इस मानचित्र से अपने आज के मानचित्र की तुलना करें तो ये मानचित्र उल्टा दिख रहा है, जो कि ये श्रीलंका वाला भाग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, श्रीलंका वाला भाग है। अब इसके स्वरूप में और प्राचीन काल, जब हम 12वीं शताब्दी का मानचित्र देख रहे हैं, उसके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि हमारा जो श्रीलंका और दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वो ऊपरी छोर पर दिखाई दे रहा है। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं कि मानचित्र 1 पर, और इसके साथ ही अभी हम लोग पीछे एक मानचित्र और देखेंगे। तो मानचित्र इस चैप्टर में शुरुआती हिस्से में 2 मानचित्र दिए गए हैं, जिसमें अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने यह मानचित्र 1554 में बनाया। और यहाँ जो नक्शा दिया गया है या मानचित्र जो दिया गया है या जो चित्रण दिया गया है, उसके द्वारा जो भी ये मानचित्र बनाया गया है, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ जब हम लोग दूसरा मानचित्र देखेंगे तो दूसरा मानचित्र, यहाँ एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने इसी मानचित्र को, दूसरे मानचित्र को 1720 में बनाया है। और दोनों ही नक्शे एक ही इलाके के हैं, लेकिन उसमें देखने पर काफ़ी सारे अंतर भी हमें दिखाई देंगे। आज हम जहां उत्तर भारत ढूंढते हैं, वहां पर इस समय कश्मीर वाला या हिमालयी क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन मानचित्र से तुलना करें तो यहाँ पर हमारा दक्षिण भारत वाला हिस्सा, जो श्रीलंका, इसके पहले की हमने आपको बताया, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये है हमारा दूसरा मानचित्र, जो कि अभी शुरुआत में बताया कि मानचित्र 1 और 2 इस चैप्टर में शुरुआती हिस्से में दिया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा मानचित्र है। और अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो पहले मानचित्र के आकार में और इसके मानचित्र के आकार में, मानचित्र का आकार का मतलब है यहाँ पर उसके क्षेत्रफल को अगर देखा जाए तो दोनों में विशेष अंतर हम सभी को दिखाई देगा। उसमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी दिखाई भी दे रहे हैं, जिसको हम आसानी से जो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है जो हमारी समझ में अभी नहीं आ रहा है। कि यहाँ पर मानचित्र 2 पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। और इस काल में, इस इतने 600 वर्षों के दौरान जो इतना लंबा अंतराल रहा हुआ, कि उपमहाद्वीप के बारे में जो भी सूचना थी वो काफ़ी परिवर्तित हो गई, काफ़ी हेर फेर हुआ, काफ़ी बदलाव सारी जानकारियों में आया। यह मानचित्र हमें
ज़्यादा पहचाना हुआ लगेगा, जो कि आजकल हम लोग अपने मानचित्र कक्षाओं में देखते हैं या हम अपने घरों में लगाए हुए रहते हैं, ये उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों का मतलब हमारे ये वाले क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसको बहुत विशेष रूप से दिखाया गया और इसका ब्यौरा भी काफ़ी अलग सा दिखाई दे रहा है। ये इसमें इस इतिहास के हिस्से में काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। और साथ ही साथ यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के दौरान इस मानचित्र का भी प्रयोग किया करते थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि तटीय क्षेत्र देखा है बाहरी, लेकिन अगर भारत के अंदरूनी आंतरिक भागों पर देखें तो उसमें भी उतनी ही जानकारी मिलती है जितना कि तटीय क्षेत्रों पर इतनी सारी जानकारियाँ उल्लिखित यहाँ पर हैं। और इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बाकी कुछ बदल गया था। मतलब जब हम बात करते हैं कि 1154 की और फिर 1720 की, उन 600 सालों के दौरान इन दोनों मानचित्र में इतना परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन जब कई वर्षों के बाद देखा गया तो इन दोनों मानचित्र के अपेक्षा जो नया मानचित्र अंकन किया गया उसमें भी काफ़ी फेरबदल, काफ़ी कुछ बदलाव देखे गए। इतिहासकार बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का भी अध्ययन करते हैं तो उनके लिए विभिन्न सूचनाओं का संग्रह मिलता है, जिससे मानचित्र अंकन में उनको काफ़ी सहायता मिली, या मानचित्र विज्ञान के बारे में या उससे संबंधित जो भी जानकारी के बारे में काफ़ी उनको आसानी से जानकारी लोगों तक पहुंचाने में और उसका एक नया स्वरूप प्रदान करने में, उसका अंकन करने में उनको काफ़ी मदद की गई। इसके पहले भी हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर हम इतिहास विषय पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ऐसे सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो हमारे इतिहास के जो भी तथ्य हो उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसमें जो लेख, दस्तावेज और कई नक्शों का अंकन किया गया या उसका उल्लेख किया गया, मतलब कि यहाँ पर उन सभी चीज़ों की मदद से नए मानचित्र अंकन का काम किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखें कि नई और पुरानी शब्दावली को